वीडियो में हमने देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्थल क्या थे और उनकी खोज किसने की थी। कुछ फैक्चुअल चार्ट थे जो हमने देखे थे। फिर वैदिक एज में विभिन्न चीज़ों के नाम क्या होते थे और नदियों के नाम क्या थे, ये सारे फैक्ट्स हमने देखे थे। महाजनपद कहाँ थे, कौन कौन सी उनकी राजधानियाँ कहाँ थी, इनको देखा था। जैन और बुद्ध धर्म की संगीतियाँ कहाँ हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, इससे रिलेटेड फैक्ट देखे थे। ठीक है, इस वीडियो में हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का पॉलिटिकल हिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, एक फैक्चुअल जो टाइप का क्वेश्चन बनता है उसको कवर करने के लिए ये एक क्रोनोलॉजी याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दो तरह की चीज़ें इसमें पूछी जा सकती हैं। एक तो शासक के बाद कौन सा शासक आया सीक्वेंस लगाने के लिए, और दूसरा किसी शासक के काल में हुई कोई स्पेशल घटना। तो ये दो टाइप के फैक्ट बनते हैं। अब इसमें स्टार्ट करने से पहले अगर देखा जाए तो जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है एंशिएंट इंडिया की, वो कुछ यूँ स्टार्ट होती है कि सबसे पहले तो आपको स्टोन एज दिखता है, तो उसका कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री है नहीं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमें बहुत कुछ पता है नहीं। वैदिक एज इनका जो समाज था, राजनीतिक व्यवस्था थी, ये एक कबीलाई शासन व्यवस्था थी, तो उसके बारे में हमने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है उतना सफिशिएंट है। महाजनपद काल में कौन से महाजनपद और उनकी राजधानियाँ क्या थी, यहाँ तक चीज़ें हमने पहले कर ली हैं और यही इतना इंपॉर्टेंट भी था उसमें। अभी जो महाजनपद जहाँ से हम पॉलिटिकल हिस्ट्री शुरुआत मानते हैं वो है राइज ऑफ मगध। जब मगध साम्राज्य का उदय प्रारंभ होता है, वहाँ से एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में पॉलिटिकल डायनास्टीज देखी जाती हैं और वहाँ से हमारा जो राजनीतिक एक इतिहास है वो क्रमिक रूप से फिर प्रारंभ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले राइज ऑफ मगध देखेंगे, कौन कौन से वंश इसमें हुए। फिर एक साम्राज्य बनेगा, भारत का पहला साम्राज्य होगा मौर्य साम्राज्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के बाद छोटे छोटे फिर फ्रेगमेंटेड स्टेट्स आ जाएंगे। उसके बाद फिर एक दूसरा बड़ा साम्राज्य बनेगा जो अखिल भारतीय होगा, वो होगा गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के बाद एक बार पुनः फिर से साम्राज्य टूटेगा, पुष्यभूति वंश एक इंपॉर्टेंट वंश होगा, और उसके बाद फिर प्री मेडिवल में फ्रेगमेंटेड स्टेट्स इंडिया का हो जाएगा और बाहर से फिर आक्रमणकारी आएंगे और फिर मेडिवल काल जो होगा प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे लेक्चर में आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहली तो पॉलिटिकल हिस्ट्री को डेप्थ में हम जाके देखने वाले नहीं हैं, हमको केवल क्रोनोलॉजी याद रखनी है। ठीक, और कोई इंपॉर्टेंट अगर घटना हुई है इनके शासनकाल में शासक के, तो उसे याद रखना है। अब देखिए, सबसे पहला जो वंश है वो है हर्यंक वंश। मगध का उदय हमने पढ़ा था कि 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में एक जो मगध था वो बहुत शक्तिशाली हो गया था, और दूसरा था अवंती जो काफ़ी शक्तिशाली हो गया था। ठीक है, अब इन दोनों का लोकेशन क्या था आपको याद होना चाहिए, लास्ट में हमने देखा है, रिकैप कर लीजिएगा। बिंबिसार इसका सबसे पहला प्रतापी शासक था मगध का। ठीक है, इसकी जो राजधानी थी वो गिरिव्रज में थी, राजगृह इसका नाम था। ठीक है, राजगीर आज का जो क्षेत्र है बिहार का, उसका उस समय राजधानी इसकी हुआ करती थी बिंबिसार की। बिंबिसार पहला प्रतापी शासक था और इसका जो काल है वो 544 से 493 बीसी का है। ठीक है, ईसा पूर्व में। इसका पुत्र फिर उसके बाद अजातशत्रु शासक बना। अजातशत्रु शुरुआत में राजधानी गिरिव्रज रही और उसी समय गिरिव्रज में पहली बौद्धों की जो संगीति थी वह हुई थी, और इस संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। हमने पढ़ा था कि ये महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के जो वचन हैं, जो सूत्र हैं बेसिकली, यानी जो शिक्षाएं हैं, तो सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है, विनय पिटक में संघ के नियमों का संकलन है। ये दोनों कब हुआ है, पहले ही बौद्ध संगीति में हो गया था अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु के बाद उदयन शासक बना। इसके बारे में एक ही इंपॉर्टेंट बात है और वो ये है कि इसने पाटलिपुत्र यानी पटना नगर की स्थापना की और उसको अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, अब हर्यंक वंश का जो आखिरी शासक था वो था नागदशक। नागदशक की हत्या कर दी थी शिशुनाग ने, और शिशुनाग ने 412 में इसकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश में पहला शासक तो शिशुनाग स्वयं था, दूसरा उसका पुत्र कालाशोक था। ये दोनों बहुत ही फेमस हैं। आखिरी शासक शिशुनाग वंश का नंदीवर्धन था और इसकी हत्या की थी महापद्मनंद ने। महापद्मनंद इसका सेनापति हुआ करता था और उसने इसकी हत्या करके नंद वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग के काल में वैशाली राजधानी थी। ठीक है, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसने किया था वो यह था कि मगध ने शिशुनाग के शासनकाल में अवंती महाजनपद को मगध में मिला लिया था। ठीक है, कालाशोक के समय में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वैशाली में। स्थावीर और महासांघिक में बुद्ध धर्म का विभाजन हो गया। अब ये देखेंगे कि ये दोनों अभी भी हीनयान की ही शाखाएं हैं। ठीक है, लेकिन ये आगे चल के महासांघिक जो है यही महायान का रूप लेगा। ठीक है, आगे चल के ये चौथी बौद्ध संगीति में जाके महायान बन जाएगा। खैर, नंदीवर्धन का शासनकाल इसमें कुछ विशेष है नहीं, ये आखिरी शासक था। महापद्मनंद ने इसकी हत्या की और नंदवंश की स्थापना कर दी। नंदवंश में महापद्मनंद पहला शासक था जो इंपॉर्टेंट था। इसे उग्रसेन या एकराट भी कहा गया है। ठीक है, कलिंग विजय करने वाला यह पहला शासक था मगध का। और खारवेल का जो अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख इसका बड़ा प्रसिद्ध है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है उसमें इसका उल्लेख है कि महापद्मनंद ने अशोक से पूर्व कलिंग की विजय की थी। ठीक है, आगे अशोक जो मौर्य शासक होगा वो भी कलिंग विजय करेगा और उसके बाद युद्ध का परित्याग भी करेगा, जो हम आगे देखेंगे। घनानंद इसका अगला प्रसिद्ध शासक था। घनानंद अपने जो उनकी कटुता थी चाणक्य के साथ उसके लिए प्रसिद्ध थे। चाणक्य ने जनश्रुतियों के अनुसार यह कसम खाई थी कि घनानंद के शासन को वह उखाड़ फेंकेंगे, और ऐसा उन्होंने किया भी। तो ये इसको डिफीट किया चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में। लेकिन इसके काल में एक महत्वपूर्ण घटना ये घटी थी कि अलेक्जेंडर जो था यानी सिकंदर महान, वो भारत के पश्चिमोत्तर भारत पर इसने अटैक किया था। ठीक है, आम्भी जो तक्षशिला का शासक था उसने तो हार मान ली थी, लेकिन पोरस के साथ उसका झेलम के तट पर यानी हाइडेस्पस के तट पर बहुत ही ज़बरदस्त युद्ध हुआ था।
इसको घनानंद को एग्रमीज या जेंड्रामीज भी कहा गया है यूनानियों द्वारा, ठीक है। जो यूनानी लेखक हैं उनके द्वारा इसको बोला गया है एग्रमीज या जेंड्रामीज, ठीक। अगला जो शासन है वो है मौर्यन एम्पायर। मगध में नंद को हराकर, धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य राजवंश की नींव रखी और आगे जाके यही मौर्य साम्राज्य बना। इनका गुरु थे चाणक्य, जिन्होंने पुस्तक की रचना की है अर्थशास्त्र, जिससे इस समय के राजनीति के बारे में पता चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानियों ने सैंड्रोकोटस कहा है। इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था और आखिरी समय में सल्लेखना करके इन्होंने अपना प्राण त्याग किया। तो देखो 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये था कि मौर्यन एम्पायर का फाउंडर कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य, काफ़ी ईजी है। चाणक्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अर्थशास्त्र से रिलेटेड सैंड्रोकोटस किसे कहा गया है, ये सवाल बन सकता है। और कौन सा मौर्य शासक था जिन्होंने सल्लेखना के द्वारा अपना प्राण त्याग किया, तो वो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका बेटा था बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्र चेत कहा गया है पुराणों में, अमित्र घात कहा गया और अमित्र चेट से ग्रीक जो हिस्ट्री थी उसमें कहा गया। ये आजीवक था। इसका चंद्रगुप्त मौर्य जैन है और ये बिंदुसार आजीवक है। अशोक अपना नाम रखता था देवनाम पियदसी, जो इसके अभिलेखों में मिला हुआ है। और जो तीसरी बुद्ध संगीति हुई थी मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में, वो अशोक के काल में हुई थी, ठीक है। और इसमें क्या किया गया था, त्रिपिटकों को पाली लैंग्वेज में कंपाइल कर लिया गया था। आखिरी जो मौर्य शासक था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि लास्ट मौर्यन किंग कौन था, तो उसका नाम था बृहद्रथ मौर्य, ठीक है। और बृहद्रथ मौर्य को पुष्यमित्र शुंग ने 185 में इसे मार दिया। पुष्यमित्र शुंग इसका सेनापति ही था और उसने शुंग वंश की नींव रखी। देखो जब मौर्यन पीरियड अगर हम देखें तो मौर्यों की का जो एम्पायर था वो कुछ इस तरह था। अगर आप देखेंगे गांधार यानी अफगानिस्तान तक का क्षेत्र से लेकर और यहाँ नॉर्थ ईस्ट तक का क्षेत्र और साउथ में लगभग तमिलनाडु तक, ये पूरा इलाका जो है वो मौर्यों के अंदर था। अगर आज के डेट में देखोगे तो अखिल भारतीय साम्राज्य इसको बोला जाता है, वो यही था। खैर, इसमें मौर्यन पीरियड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखनी है वो है अशोक के पिलर्स, ठीक है। पहले प्लेसेस देखते हैं और फिर कंटेंट देखते हैं कि कंटेंट में क्या है। देखिए इसमें 2 बातें आप बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना आपके लिए। पहला तो सबसे साउदर्न मोस्ट जो इसका पिलर है वो है येरागुडी में। येरागुडी पड़ता है आंध्र प्रदेश में, एक बात ये याद रखना जरूरी है। और जो सबसे पश्चिमी है वो है कांधार का, ठीक है। ये 2 याद रखना। बाकी रामपुरवा है, लोरिया अरेराज है, लोरिया नंदनगढ़ है। ये शिलालेखों में जो सबसे पहला शिलालेख उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे में मनुष्यों और पशुओं के चिकित्सा का प्रबंध का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब कभी अगर चिकित्सा पे बात आए और मेंस में भी आप लिख रहे हो तो आप ये लिख सकते हैं कि सेकंड जो अभिलेख है वो मनुष्यों के साथ साथ पशु चिकित्सा के बारे में भी प्रबंध करता है। तीसरे में राज्य के अधिकारियों को 5 वर्ष पे राज्य का दौरा करने का निर्देश दिया गया था। चौथे में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की बात कही गई थी। भेरी घोष का मतलब युद्ध और धम्म घोष का मतलब धर्म प्रचार, ठीक है। तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद ऐसा कहा जाता है कि युद्ध का परित्याग कर दिया और धर्म पर बल देने का उसने शुरुआत की थी, ठीक है। तो धम्म घोष और भेरी घोष इसका उल्लेख कहाँ है, 4th में। 5th में है धम्म महामात्रों की नियुक्ति। धम्म महामात्रों का कार्य था धर्म का प्रचार करना और समाज में धर्म जो धम्म है उसके अनुसार लोग चल रहे हैं या नहीं इसकी देखरेख करना, ठीक। जो छठा है उसमें धम्म महामात्रों द्वारा राजा को सूचना देने का प्रावधान लिखा गया है कि भाई ये लोग बताते रहेंगे समय समय पे। सभी संप्रदायों की सहिष्णुता की बात करता है 7वें अभिलेख में। 8वें अभिलेख में सम्राट की यानी अशोक मौर्य की धम्म यात्राओं का उल्लेख किया गया है। बोधि वृक्ष के भ्रमण का उल्लेख किया गया है। 9वें में समारोहों की निंदा की गई है और ख्याति और गौरव की निंदा 10वें में की गई है। 11वें में धम्म नीति की व्याख्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि किस अभिलेख में अशोक के किस शिलालेख में अशोक के धम्म नीति की व्याख्या की गई है, वो है 11th। सर्वधर्म संभाव और स्त्री महामात्रों का उल्लेख किया गया है 12वें में। और 13वां सबसे महत्वपूर्ण इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है और अपराध करने वाली आटविक जातियों, स्पेशली कलिंग युद्ध का वर्णन कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है। अच्छा, मौर्य काल के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते थे उनके यानी राजकीय अधिकारी, उनका क्या नाम होता था और उस नाम का मतलब क्या होता था, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 हैं मेरी नज़र में। वहीं एक तो कर्मांतिक जो कि इंडस्ट्री या फैक्ट्री हेड होता था और दूसरा था व्यवहारिक चीफ जस्टिस। इनके नाम से कर्मांतिक से तो पता चलता है पर व्यवहारिक से पता नहीं चलता है कि ये क्या होगा। तो व्यवहारिक था चीफ जस्टिस, ये याद रखिएगा। पूरा देख लेते हैं। जो प्रधानमंत्री होता था उसको मंत्री कहते थे, ठीक है। जो धर्म और दान को की देखरेख करता था वो पुरोहित था, हमेशा से ही रहता है। मिलिट्री हेड को सेनापति कहते थे। राजपुत्र युवराज कहा जाता था। गेट कीपर यानी द्वार रक्षकों को द्वारिक कहा जाता था, ये भी नाम से पता चल जाता है। जो समाहर्ता था, समाहर्ता संग्रह का कार्य करता था। क्या कर संग्रह का कार्य कौन करता था, समाहर्ता। और सन्निधाता जो था वो ट्रेजरर था यानी कोषाध्यक्ष था। कोष का अध्यक्ष कौन है, सन्निधाता, ये याद रखना। और समाहर्ता जो है वो कर को संग्रह करता है यानी संग्रह करता है वो, ठीक है। जो कारागार का अध्यक्ष है उसको प्रशास्ता बोला जाता था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रशास्ता कौन था, ये जेलर था उस टाइम पे। प्रदेष्ट्री कौन था, कमिश्नर। अंतपाल होता था जो बॉर्डर फोर्ट्स की रक्षा करता था, यानी जो सीमांत दुर्ग होते थे या सीमाओं की रक्षा जो करता था उसको अंतपाल यानी साम्राज्य के अंतिम क्षेत्रों की रक्षा करने वाले को अंतपाल बोला जाता था। दंडपाल था सेना के लिए सामान जुटाने वाला। इसके अलावा नगर रक्षक होता था, उसको नायक कहते थे। नगर कोतवाल को पौर बोला जाता था, जैसे आज महापौर होता है नगरों में वैसे ही तब नगर कोतवाल को पौर बोला जाता था, ठीक है। इसके बाद मौर्यन एम्पायर का अगर एक इमेज देखें तो ये है जो ऊपर था।
मौर्यों के बाद जिस शासन की स्थापना हुई वो थे शुंग। पर यहाँ एक बात ध्यान देना है, वो ये है कि मौर्यों के साम्राज्य के अंत के बाद जो उसके बाद का भारत है वो काफ़ी फ्रेगमेंटेड स्टेट है। जैसे देखिए, अगर आप मगध और ये अवंती का क्षेत्र देखेंगे, यहाँ पे तो शुंग होंगे, फिर कण्व हैं, ठीक है, शुंग और कण्व हैं। लेकिन यहाँ से जैसे ये इसको अगर देखा जाए तो ये ग्रीक्स हैं, यहाँ शासन कर रहे हैं। ग्रीक्स का एम्पायर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो इनको बोला जाता है इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक का शासन आएगा, ठीक है। पार्थियंस होंगे, पार्थियन अटैक यहाँ पे एम्पायर अपना बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद इन ग्रीक्स को हरा के यहाँ पे कुषाण एम्पायर बनेगा, ठीक है। कुषाणों का एम्पायर जो दूसरी राजधानी होगी वो मथुरा तक रहेगी, ठीक है। और साउथ इंडिया में ये जो विंध्य के नीचे का क्षेत्र है, कुछ अलग ही एम्पायर बनेंगे, सातवाहन बनेंगे, वाकाटक बनेंगे, और इनका एक अलग ही इतिहास रहता है। तो हम अभी के वीडियो में ऊपर का ये जो नॉर्थ इंडिया है इसका हिस्ट्री देखेंगे, साउथ का अलग से एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अब शुंग और कण्व में क्या है, देखो पहला शासक किसका था शुंग का, उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। और इसके काल में सबसे इंपॉर्टेंट एक व्यक्ति थे पतंजलि। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। महाभाष्य क्या है, यह है टीका जो कि लिखी गई है अष्टाध्यायी पर। अष्टाध्यायी क्या है, यह पाणिनि की संस्कृत व्याकरण था ये, और संस्कृत का ये पहला व्याकरण है, ठीक है, अष्टाध्यायी। और इस पर टीका लिखी थी महाभाष्य पतंजलि ने, किसके काल में, पुष्यमित्र शुंग के काल में। शुंग का काल क्या था, 185 से 149 तक, ठीक है। इसका पुत्र था अग्निमित्र शुंग। अब अग्निमित्र पे यूपीएससी ने 2019 में क्वेश्चन बना रखा है। उसने ये पूछा, ये था कि मालविका अग्निमित्रम कृति जो कि कालिदास के का नाटक है, यह किस शासक के पर आधारित है। तो मालविका इनकी प्रेयसी थी, और ये है अग्निमित्र। अग्निमित्र शुंग डायनास्टी का राजकुमार था, ठीक है, ये सवाल था। इसके बाद एक भागद्रथ नाम का शासक था जिसका उल्लेख हीलियोडोरस के 20 नगर स्तंभ में मिलता है। और देवभूति जो इनका आखिरी शासक था इस वंश का, शुंग का, इसको इसके मिनिस्टर ने, वसुदेव ने इसकी हत्या कर दी थी और कण्व वंश की नींव रखी थी। कण्व वंश में कोई शासक विशेष है नहीं, एक वसुदेव ही है, इसके बारे में भी कुछ खास है नहीं, ठीक है। इसके बाद जैसे हमने ऊपर बात की कि पश्चिमोत्तर भारत में ग्रीक जो इंडो ग्रीक थे, इन्होंने अपना साम्राज्य प्रसार कर लिया था, ठीक है। इनके बारे में सबसे विशेष बात यह है कि पहली बार सोने के सिक्के इंडो ग्रीक्स के द्वारा चलाए गए। इसके पहले किसी भी शासक ने सोने के सिक्के नहीं चलाए थे। तो पहला सोने का सिक्का कौन चलाएगा, इंडो ग्रीक्स चलाएंगे। इसमें शासक था डेमेट्रियस। इसके अलावा मिनांडर। मिनांडर में का एक नाम मिलिंद भी है, और इसके बारे में एक बड़ी प्रसिद्ध बात यह है कि मिलिंद पन्नु नाम का एक ग्रंथ है जिसमें नागार्जुन जो शून्यवाद के मतलब प्रोपेगेटर थे, बौद्ध विद्वान थे, इन्होंने संवाद किया था मिनांडर से, और मिनांडर के प्रश्नों के, यानी मिलिंद के प्रश्नों का जवाब दिया था इस पुस्तक में, उसका संकलन किया गया है। तो ये दो हैं इंडो ग्रीक में। इसके बाद शकों का शासन आता है। शकों का जो पश्चिमी क्षत्रप है, वैसे इनके कई क्षत्रप थे, यानी कई पार्ट्स में डिवाइड होकर वो शासन करते थे। उसमें जो पश्चिमी क्षत्रप था वो सबसे इंपॉर्टेंट था। इसका शासन गुजरात में था। आज का जो गुजरात का क्षेत्र है वहाँ पे इसका शासन हुआ करता था। और इसमें रुद्रदामन नाम का एक शासक था जो बड़ा प्रसिद्ध हुआ। इसके बारे में दो बातें हैं। एक तो उसने सुदर्शन झील, जिसका निर्माण मौर्यों ने करवाया था। मौर्यों के समय की एक झील का इसने पुनरुद्धार करवाया था, और वहीं पे इसने एक अभिलेख लगवाया है जिसको जूनागढ़ का अभिलेख या गिरनार अभिलेख कहते हैं। यह संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख है, ठीक है ना। संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख किसका है, रुद्रदामन फर्स्ट का, जो कि शक था, ठीक है। शकों के पश्चिमी क्षत्रप का ये शासक था, ठीक। इस वाले में इमेज में दिख रहा है, देखिए ये पश्चिमी क्षत्रप है जहाँ पे शकों का शासन था। ये कुषाण एम्पायर है जो अभी आगे देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा पार्थियंस का अटैक इधर हुआ था, तो पार्थियंस हैं। तो देखिए पार्थियंस और कुषाण में कौन है। पार्थियन में एक फेमस है गंडोर फर्नेस, ठीक है। गंडोर फर्नेस का शासन क्यों फेमस है, तो इसी के काल में संत थॉमस जो थे, सेंट थॉमस जिनको बोला जाता है, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए इस मार्ग से भारत आए हुए थे, ठीक। तो सेंट थॉमस कब आए थे, गंडोर फर्नेस के टाइम पे। इसके बाद कुषाण वंश है, ये कुषाण एम्पायर, ये बेसिकली यूची कबीले से थे, और 5 कबीले थे यूचियों के, इनको मिला के कुर्जुल कटफाइसिस ने बनाया था कुषाण राजवंश, ठीक है। कुषाण एम्पायर की स्थापना करी थी। विम कटफिसस पहला कुषाण था जिसने अटैक करा था भारत के पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्र में, ठीक है। और इसके बाद कनिष्क आया जो कि प्रतापी शासक था। 78 से लेके 101 एडी तक, ईस्वी तक इसने शासन किया। इसकी एक राजधानी पेशावर थी, एक राजधानी मथुरा थी, और इसी के काल में चौथी बुद्धिस्ट संगीत भी हुई थी, जो कि कहाँ हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, वसुमित्र, और अश्वघोष इसके क्या थे, उपाध्यक्ष थे। इसमें हीनयान और महायान में 2 पार्ट में टूट गया था बुद्ध जो बौद्ध धर्म है, ठीक है। हीनयानी और महायानी क्या थे, इनके बारे में विशेष बातें क्या हैं, ये सब हम जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तब देखेंगे। इसका आखिरी जो शासक था शकों का, वो था वसुदेव II, और इसके बारे में कुछ विशेष है नहीं। इसके बाद जो वंश है वो है गुप्त वंश। उस मौर्यों के बाद, ये फ्रेगमेंटेड स्टेट के बाद जो सबसे बड़ा एम्पायर बनेगा वो गुप्ता एम्पायर होगा, ठीक है। विशेष बात ये है, इस काल में देखो आप, साउथ इंडिया का पूरा छोटे छोटे राज्यों में विभाजित है। ये केवल विंध्य से ऊपर यानी नॉर्थ इंडिया का एम्पायर था, ठीक।
गुप्तों के बारे में विशेष बात यह है कि इसकी पहले तो गुप्त जो वंश है उसकी स्थापना करी थी श्रीगुप्त ने, ठीक है। चंद्रगुप्त फर्स्ट इसका जो रियल फाउंडर था वो था, लेकिन इसकी स्थापना श्रीगुप्त ने ही की थी। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की, तो इसका जवाब है श्रीगुप्त ने, ठीक है। चंद्रगुप्त वन इस वंश का सबसे प्रतापी पहला शासक था और इसका काल जो है वो है 319 से लेकर 336 तक, ठीक है। इसके बारे में कुछ विशेष बातें हैं। पहली बात तो यही है कि यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। 319 में गुप्त काल का इसने आरंभ किया और इसी समय इसने एक गुप्त संवत स्टार्ट किया था, ठीक है। कौन सा संवत था? गुप्त संवत, इसको विक्रम संवत भी बोलते हैं। इसको स्टार्ट किया था इसने, ठीक है। लिच्छवी कुमारी राजकुमारी थी कुमार देवी से इसने विवाह किया था और समुद्रगुप्त जो था वो लिच्छवी दौहित्र कहने में अपने आप को बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव करता था। लिच्छवी दौहित्र, ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी एक प्रशस्ति मिली है प्रयाग से, उसको बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति। यह जो अशोक का अभिलेख था उसी पे लिखी गई थी। लिखा था इसको हरिशेन ने, जो कि इसका दरबारी था। हरिशेन रचित थी ये प्रयाग प्रशस्ति और जिसमें इसके समुद्रगुप्त के अटैक्स के बारे में यानी उसके अभियानों के बारे में उल्लेख है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मगध से इस तरह चलेगा साउथ में और इसने ऑलमोस्ट पहला शासक था जो पूरे साउथ इंडिया का इस तरह विजय करके वापस आया था, ठीक है ना। तो इसको भारत का नेपोलियन भी इसलिए बोला जाता है। इसके बाद इसके बारे में एक विशेष बात यह है कि इसके सिक्कों पर इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वीणा बजाते हुए यानी लगता है कि ये संगीत का भी ज्ञाता था, ठीक है। इसके बाद इसका पुत्र शासक बना, नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने विक्रमादित्य नाम की उपाधि ली थी और ये सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य था। हालांकि भारत में बहुत सारे विक्रमादित्य हुए हैं लेकिन ये सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य है, चंद्रगुप्त दो विक्रमादित्य। इसके बारे में ये है कि इसका जो मेहरौली का लौह स्तंभ है वह आज भी आपको मिल जाएगा दिल्ली में और इस लोहे के पिलर पे अभी तक कोई भी जंग नहीं लगी है। सोचिए 376 एडी का पिलर है जो कि लगभग 2000 साल हो गए हैं, लेकिन इस पर जंग का नामो निशान नहीं है। इसके कोर्ट में बहुत सारे प्रसिद्ध रचनाकार थे, उसमें एक कालिदास भी थे। कालिदास भी चंद्रगुप्त दो विक्रमादित्य के काल में थे। इसके बाद शासक बनता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बारे में सबसे विशेष बात यह है कि इसके काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके काल में हुई थी? कुमारगुप्त के काल में, ठीक है। इसके बाद स्कंदगुप्त आखिरी महान शासक था। इसने हूणों के आक्रमण का सामना किया था। तो अगर पूछा जाए हूणों का आक्रमण किसके काल में हुआ था, किसने इसका सामना किया, तो उसका आंसर है स्कंदगुप्त। नालंदा की स्थापना किसके काल में हुई? कुमारगुप्त के समय में। कालिदास किसके समय में थे? चंद्रगुप्त दो विक्रमादित्य के समय में। प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। और चंद्रगुप्त वन जो था ये वास्तविक संस्थापक था गुप्त डायनास्टी का, लेकिन केवल संस्थापक पूछे तो श्रीगुप्त उसका उत्तर होगा, ठीक है। अब देखिए गुप्त राजवंश के बाद, गुप्त वंश के पतन के बाद कुछ छोटे छोटे राज्य थे कुछ समय के लिए। जो एक अगला थोड़ा बड़ा राज्य बनेगा वो है पुष्यभूति वंश। इसमें प्रभाकर वर्धन और हर्षवर्धन नाम के दो शासक थे। हर्ष के बारे में विशेष बात यह है कि देखो इसने साउथ इंडिया पे भी अटैक किया था, इसने युद्ध किया था सातवाहन शासक के साथ, ठीक है। इसके बारे में कुछ विशेष बातें ये हैं कि यह उत्तर के सम्राट और शिलादित्य के नाम से जाना जाता था। क्या क्या क्या? उत्तर का सम्राट और दूसरी बात क्या है? शिलादित्य। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि किस शासक को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था, तो उसका जवाब है हर्षवर्धन को, ठीक है। इसके बाद इसके काल में चीन का यात्री ह्वेनसांग आया था। ह्वेनसांग किसके काल में आया था? देखो एच से हर्षवर्धन है और एच से ही हम ह्वेनसांग लिखेंगे अगर हिंदी में लिखते हैं ह्वेनसांग, ठीक है। वैसे इसका नाम चाइनीज़ में कुछ और ही हो जाता है। इसके अलावा इसके काल में इसने लिखा था 3 नाटकों की इसने रचना की जो अक्सर पूछा जाता है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये क्वेश्चन यूके पीसीएस में भी इस बार पूछा गया था, ठीक है। तो इसके अलावा क्या है? बादामी के पश्चिमी चालुक्य नरेश था पुलकेशिन दो, इसके हाथों इसकी हार हो गई थी, ठीक है। पश्चिमी चालुक्य जो है पुलकेशिन दो, हम आगे पढ़ेंगे, पुलकेशिन द्वितीय ने इसको पराजित किया था और लिखा गया है कि हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। तो ये अभी 647 तक का काल है। इसके बाद का अगर पीरियड आप नॉर्थ इंडिया में देखोगे तो आपको मिलेंगे साउथ इंडिया से एक शासक मिलेगा जिसका नाम है, यहाँ नीचे शासन करेगा महाराष्ट्र पे राष्ट्रकूट। जो बंगाल का क्षेत्र है वहाँ पे शासन कर रहे होंगे पाल, और जो पश्चिमी भारत होगा उसमें होंगे गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। और इन्हीं गुर्जर प्रतिहारों के बहुत सारे छोटे छोटे राजवंश बनेंगे आगे, राजपूत, और इन्हीं का पे अटैक होगा 1000 के बाद से जो मुस्लिम शासक होंगे उनका, और फिर मेडिवल स्टार्ट होगा। तो ये प्री मेडिवल पीरियड है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। और एक एक्स्ट्रा चीज़ जो हमें पढ़नी है वो ये है कि साउथ इंडियन हिस्ट्री सातवाहन पीरियड से स्टार्ट होगी। इनफैक्ट इससे पहले हम सातवाहन से पहले भी हम पढ़ेंगे जो संगम पीरियड है, संगम पीरियड के बारे में। और संगम पीरियड के बाद सातवाहन और उसके बाद वाकाटक वगैरह शासकों को करते हुए एक अलग से पूरी क्लास होगी जो साउथ इंडियन हिस्ट्री पे ही सेंटर्ड होगी, ठीक है।